आगाज़ करेंगे इंतहाई अफसोसनाक खबर से। पेशावर में नमाज ज़ोहर के दौरान दहशत गर्दी, पुलिस लाइन्स की मस्जिद धमाके से लरज़ उठी। 33 नमाजी शहीद और 100 से जायद जख्मी हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि मस्जिद का मेहराब वाला हिस्सा शहीद हो गया। मलबे में दर्जनों नमाजी दबे हैं। क्रेन की मदद से मलबा उठाया गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक है। लोग अपने प्यारों की मैयतें देखकर होशो हवास खो बैठे। सुन्नत पड़ी और फर्ज के लिए जब उठा तो जोरदार धमाका हुआ। बहुत से लोग जख्मी भी हुए और शहीद भी हुए। तकरीबन 500 से ज्यादा अफराद मौजूद हैं। मैं जैसे जाने वाला था और उधर से ब्लास्ट हो गया। देखा कि मेहराब का पूरा हिस्सा नीचे पड़ा हुआ है। यहाँ पर मेन गेट पर चेकिंग होती है, उसके अलावा मस्जिद में सीधा रास्ता है, बिल्कुल साफ। अंदर जुमात मस्जिद में खड़े थे, हम भी जा रहे थे कि रास्ते में इस तरह एक जोरदार धमाका हुआ और फिर बाद में कुछ पता नहीं चला। फूलों का खूबसूरत शहर पेशावर फिर लहूलुहान। पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। नमाज ज़ोहर के दौरान धमाका करके मासूम नमाजियों को निशाना बनाया। धमाका इस कदर शदीद था कि पूरी मस्जिद शहीद हो गई। मेहराब वाला हिस्सा मुनहदिम हो गया। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। धमाके के बाद चीख पुकार मच गई। लोगों ने जख्मियों को गाड़ियों में अस्पताल मुंतकिल किया। धमाके में इमाम मस्जिद भी शहीद हुए। दीगर शोहदा जख्मियों में आम शहरियों के साथ पुलिस एहलकार शामिल हैं, जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल हयाताबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। लोग अपने प्यारों की तलाश में अस्पताल पहुंचे। शहीदों की मैयतें वसूल करते वक्त रिक्कत आमेज मनाज़िर देखने में आए। कमिश्नर पेशावर रियाद महसूद ने समा से खुसूसी गुफ्तगू की। शहीदों और जख्मियों की तफसील बताई। तो तकरीबन 150 के करीब हमारे पास जख्मी है, क्योंकि मस्जिद की जो छत है वो जमीन बोस हो गई है। आर्मी इंजीनियर और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो फुली एक्टिव है। पुलिस और रेस्क्यू इदारों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। क्रेन की मदद से मस्जिद के शहीद हिस्से का मलबा उठाया गया। शहरियों के मुताबिक धमाका दूर दूर तक सुना गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुलिस लाइन्स धमाके के जख्मियों की अयादत की और इस मौके पर वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म ने इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा, पूरी कौम अपने शहदा को सलाम अक़ीदत पेश करती है। दहशतगर्द पाकिस्तान का दिफा करने वालों को निशाना बनाकर खौफ फैलाना चाहते हैं। अल्लाह के घर को निशाना बनाना सबूत है कि हमला आवरों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर हिकमत अमली बनाएंगे। वफाक सूबों की इंसदाद दहशत गर्दी की सलाहियत बढ़ाने में ताउन करेगा। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम और इदारे यकसू और मुत्तहिद हैं। नाहक शहरियों का खून बहाने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। और वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी पेशावर धमाके की मज़म्मत की है। कहते हैं ज़िमनी और आम इंतखाबात से कबल दहशत गर्दी के वाक़यात मानी खेज़ हैं। दहशत गर्दों, उनके सरपरस्तों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नेशनल एक्शन प्लान ही दहशत गर्दों का इलाज है, उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। आपको बताएं, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने पेशावर में धमाके की मज़म्मत की। ज़िमनी आम इंतखाबात से पहले दहशत गर्दी के वाक़यात मानी खेज़ हैं। दहशत गर्दों, उनके सरपरस्तों, उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नेशनल एक्शन प्लान ही दहशत गर्दों का इलाज है, इस पर सख्ती से काम करना होगा। वज़ीर ख़ारिजा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पेशावर धमाके की मज़म्मत की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, पेशावर पुलिस लाइन धमाका बज़ाहिर खुदकुश लगता है। दहशत गर्दों ने खुदा के सामने मासूम लोगों को निशाना बनाया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि पुलिस लाइन की मस्जिद थी, इसलिए जख्मी और शहीद होने वालों में पुलिस एहलकार ज्यादा हैं। अभी किसी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अगर ये TTP की कार्रवाई है तो वो अफगान सरजमीन पर मौजूद है। काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक वाक़या है
और ये मस्जिद पे जो है ये हमला किया गया है और वहाँ पे जो लोग सरबसजूद थे अल्लाह ताला के आगे, उनको जो है वो निशाना बनाया गया है। ये खुदकुश हमला मालूम हो रहा है। ये खुदकुश जो है ये पहली सफ में जो है ये मौजूद था और वहाँ पे इसने अपने आप को जो है वो एक्सप्लोर किया है और इससे अभी तक जो है वो कोई 100 के करीब जख्मियों को जो है वो हॉस्पिटल जो है वो लाया गया है और उसमें तकरीबन कोई 18 के करीब जो है लोग शहीद हुए हैं। लेकिन इन शहादतों में खदशा है कि मज़ीद इजाफा हो सकता है। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि पुलिस निशाना थी, क्योंकि ये मस्जिद जो है ये पुलिस लाइन की है। इसी तक इसकी जिम्मेदारी तो किसी ने कबूल नहीं की, लेकिन इसमें टीटीपी अगर मुलव्वस है तो टीटीपी के लोग जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन पे मौजूद है। उसमें तो ये बात जो है ये तो फिर साबित है कि मुस्लिम सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हुई। अमरीका की जानिब से पेशावर में पुलिस लाइन्स मस्जिद धमाके की मजम्मत की गई। अमरीकी सफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीकी सफारतखाने की जानिब से धमाके से मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार भी किया गया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पेशावर धमाका अंदोनाक वाक़या है। पिछले कुछ अरसे से खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी में गफलत बरती गई ये उसी का शाखसाना है। कौम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। बड़ा अंदोनाक वाक़या है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला रियासत जो है अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ जो है इसका मुकाबला करेगी और इसका जो है वो कला कमल करेगी। इस तरह केपी में खुसूसन हालात जो है वो दिगरगूं हुए हैं, कोलैप्स हुआ है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ये उसी का शाखसाना है। और साथ जो है जब काबुल में नई हुकूमत आई है और नेटो की का इनखिलाफ आया है तो उसके बाद जो है ये लोग जो हैं वापस आए हैं। कौम जो है मुत्तहिद होके इसका मुकाबला करेगी और हम अपने अफ़गान भाइयों से, अपने हमसाया से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सरजमीन जो है अपनी हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। और आपको बताएं रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे से एक और ज़ख्मी को निकाल लिया है। मज़ीद अफराद मलबे तले मौजूद हैं। रेस्क्यू हुकाम ऐसा बता रहे हैं मलबे के नीचे मौजूद अफराद को निकालने के लिए हैवी मशीनरी की मदद से सर्च ऑपरेशन भी जारी है। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे से एक और ज़ख्मी को निकाला। मज़ीद अफराद मलबे में मौजूद है। रेस्क्यू एहलकारों को ऐसा लगता है मलबे के नीचे मौजूद अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। हैवी मशीनरी की मदद से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो अब ताज़ा सूरत हाल जानेंगे रेस्क्यू की भी। स्पॉट से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे रिपोर्टर अब्दुल रहमान, जबकि रेस्क्यू की कार्रवाई के ऊपर ही हम बात करेंगे। तर्जुमान रेस्क्यू बिलाल फैजी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल फैजी साहब। इससे पहले कि हम स्पॉट की बात करें, पहले आप हमें रेस्क्यू के बारे में बता दीजिए कि अब यहाँ पर किस तरह से आप कार्रवाइयों को आगे बढ़ा रहे हैं, कितनी देर आपको मजीद लगेगी इस मकाम को क्लियर करने में? क्योंकि एहलकार हैं उन्होंने जो शहीद मस्जिद की छत है उसमें 5 होल कर दिए हैं ताकि जो नीचे 4-5 अफराद जो इस वक्त जिंदा हैं उनको ऑक्सीजन मुहैया की जा सके। जबकि इसके अलावा जो है अंधेरे छाने के बाद जो है वो सर्च लाइट पहले से यहाँ पर लाई गई थी, वो जला दी गई है और इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और कोशिश की जा रही है कि जो नीचे 4-5 अफराद जो मलबे के जिंदा हैं उनको किसी तरीके से बाहिफाजत निकाला जाए। छत अब भी अपनी जगह पे है और बड़ी एहतियात से उसको वो किया जा रहा है। दूसरी जानिब पुलिस लाइन में जो अफराद यहाँ पर शहीद हुए हैं उनकी जो जस्ते खाकी है वो वरसा के हवाले करने का सिलसिला भी शुरू है। जबकि एक और जख्मी को जो है थोड़ी देर पहले जो है जिंदा निकाल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त जो है यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो इसमें ताउन बटा रहे हैं। जो मस्जिद है मुतासरा मस्जिद वहाँ पर उस वक्त 300 नमाजी जो है वो नमाज ज़ोहर अदाई कर रहे थे। 5 घंटे गुजर गए हैं और इमदादी सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी हैं। जी, और ये भी बता दीजिएगा अब तो वहाँ पर शाम हो चली है, तो फिर इस मामले को देखते हुए वहाँ पर रोशनियों का इंतजाम करके रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा बताइए हमारे देखने वालों को।
जी बिल्कुल, मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो तफ्तीश के हवाले से जो है यहाँ पर CCTV फुटेज भी जो है वो CTD के काम जो है वो इस वक्त उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए है, और जो फुटेज है उसके हवाले से जो है ये देखा जाएगा कि खुदकुश हमलावर कैसे अंदर दाखिल हुआ, बारूदी मौत कैसे दाखिल हुआ। तो ये तफ्तीश का सिलसिला भी साथ साथ वो इस वक्त जारी है, और यहाँ पर इस वक्त जो है मुख्तलिफ अब्दुर्रहमान, आप हमारे साथ ही रहिए। हमें इस वक्त तर्जुमान रेस्क्यू बिलाल फैजी साहब ने ज्वाइन किया, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बिलाल साहब, हम आज दोपहर से देख रहे हैं, तकरीबन अब 4 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है या नहीं, और रेस्क्यू एहलकार अभी मलबा हटाने में भी मसरूफ है? देखिए, इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस रेस्क्यू 1122 का बुनियादी मकसद है वो यही तो यही चल रहा है। बिलाल साहब, करेंगे दोबारा बात करें, कोशिश करेंगे दोबारा बात करें। बिलाल फैजी साहब तर्जुमान रेस्क्यू के, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब चूंकि मलबा वहां पर है और उसके नीचे ये कहा जा रहा है कि मजीद अफराद भी हो सकते हैं, अब से कुछ देर पहले एक शख्स और एक जख्मी और ऐसे कि जिनको निकाला गया, हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की, क्योंकि 300 की लगभग कहा जा रहा है कि इस मस्जिद में गुंजाइश थी नमाजियों के बैठने की, इबादत करने की। कितने लोग अंदर मौजूद थे हतमी तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो लोग वहां पर रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, धमाके के बाद, वो दीवार गिरने के बाद, मेहराब शहीद होने के बाद वहां पर कितने लोग दबे हो सकते हैं, उनको वहां पर साइंस क्या मिल रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे बिलाल फैजी साहब से बात करें एक बार फिर, अगर हम बात कर सकें अब्दुर्रहमान आपसे, तो आप हमें बताइए। 5 घंटे का वक्त लगभग गुजर चुका है, अब यहाँ पर तफ्तीश भी की जा रही है, रेस्क्यू का काम भी किया जा रहा है, किस तरह किया जा रहा है? क्या अभी भी यहाँ पर लोगों को आसपास यहाँ पर इकट्ठा ना होने दें, ये इस इलाके को कॉर्डन ऑफ भी किया गया है, ऐसा भी देख रहे हैं आप वहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त भी 4 से 5 अफराद जो है और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर मौजूद है, और इनको बचाने के लिए जो है रेस्क्यू का इदारा जो है वो इस वक्त काम कर रहा है, और बड़े बड़े होल और उसके जरिए ऑक्सीजन और दीगर जो वो है कैमरे वगैरह से देखा जा रहा है, सर्च किया जा रहा है कि मजीद कितने अफराद हैं, लेकिन ताहाल अभी तक उनकी तरफ से ये तफसीलात सामने नहीं आए कि कितने अफराद नीचे फंसे हुए हैं। ताहम 4 से 5 अफराद के जिंदा होने की रेस्क्यू इदारे जो है वो तस्दीक कर रहे हैं। जी अब्दुर्रहमान, इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जल्द मुकम्मल होना बहुत इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पर मजीद लोग दबे हो सकते हैं। तो अब्दुर्रहमान हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, और साथ में बिलाल फैजी साहब रेस्क्यू तर्जुमान भी हमारे साथ मौजूद थे, वो भी हमें बता रहे थे जो कि अब तक की सूरत हाल है। लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जारी है, मलबा हटाने की कोशिशें की जा रही हैं, और अभी कुछ देर कबल ही एक ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल भी किया गया है। अंधेरा हो चुका है, लेकिन वहाँ पर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं ताकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के मुल्कगीर तंजीमी दौरों का शेड्यूल जारी हो गया है। मरियम नवाज 1 फरवरी को बहावलपुर से दौरों का आगाज करेंगी, और इसी बारे में आपको ये भी बता दें कि 5 फरवरी को मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन, और 6 फरवरी को पार्टी का तंजीमी इजलास होगा। 9 और 10 फरवरी को एबटाबाद, 15 और 16 फरवरी को डेरा गाजी खान में कन्वेंशन होगा, और जलसे का शेड्यूल भी है। लीगी सीनियर नायब सदर का 15 मार्च को पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन, जबकि 16 मार्च को तंजीमी इजलास से खिताब भी शेड्यूल का हिस्सा है। मरियम नवाज 23 और 24 मार्च को कोयटा जाएंगी। मरियम नवाज 27 मार्च को कराची में वर्कर्स कन्वेंशन, और 28 मार्च को तंजीमी इजलास से खिताब भी करेंगी। एक तरफ तो पेशावर की सिचुएशन पे हम आपको आगाह कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हम आपको ये भी बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर का अब जो सियासी शेड्यूल है वो क्या होगा उनके जलसों का। और आपको ये भी बताएं, वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने निगरान सेटअप में तोसी का इंदिया दे दिया। कहते हैं निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी का इन्हिसार हालात पर है। आइन में निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी की गुंजाइश है। खासा अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कोई मौशी लिहाज से कोई ऐसी सूरत हाल से अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सूरत हाल बने, तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन मौजूद है। आइन में ऐसी शिक्के हैं जिनकी वजह से आप इख्तियार देते हैं आइन के अंदर रहते हुए कि आप उसमें वक्त की कमी बेशी की जा सकती है, लेकिन जो कानून इस वक्त सूरत हाल के मुताबिक जो आईनी वक्त है वो 90 रोज है। और माजी में आपने देखा होगा जैसे 1988 में सैलाब जब आए थे
तो इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। अगस्त में हालात ऐसे नहीं थे कि इंतखाबात हो सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के नॉमिनी थे। अब अगर फैसले मेरिट पे उनके हक में नहीं आ रहे तो इसमें किसी का कसूर नहीं है। पंजाब के निगरान वजीर आला की तकर्री 5-0 के साथ हुई है, यानी कि तमाम इलेक्शन कमीशन ने मुतफिका तौर पे उन्हें वजीर आला के तौर पे उनकी ऑप्शन जो थी उसका इंतखाब किया। कोशिश हमारी है कि हम आपको सारी की सारी खबरें दें और फोकस हमारा पेशावर पर है, जहां नमाज ज़ोहर के दौरान दहशतगर्दी का वाक़या रिपोर्ट हुआ। पुलिस लाइंस की मस्जिद धमाके से लरज़ उठी, 33 नमाजी शहीद और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। धमाका इस कदर ज़ोरदार था कि मस्जिद का मेहराब वाला हिस्सा शहीद हो गया। मलबे में दर्जनों नमाजी तब गए। अब क्रेन की मदद से मलबे को उठाया जा रहा है, जख्मियों को निकाला जा रहा है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। जख्मियों में से कई की हालत अब भी तशवीशनाक है। जब लोग अपने प्यारों की मैयतें देखने के लिए पहुंचे वहां पर, तो क्या माहौल था, कितने आंसू थे, उनकी तकलीफ क्या थी, हम कोशिश करते हैं आपको दिखाते हैं। पेशावर से अच्छी खबरें नहीं आई। पाकिस्तान के अमन पर हमला इसे तस्वर किया जा रहा है। पेशावर में दहशतगर्दी का वाक़या हो गया। पेशावर में नमाज ज़ोहर के दौरान दहशतगर्दी का वाक़या। पुलिस लाइंस की ये मस्जिद थी जहां पर धमाका हुआ। ये मस्जिद धमाके से लरज़ उठी। 33 नमाजी शहीद हुए और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। जो ऐनी शाहिदीन हैं उनसे जब समा के रिपोर्टर्स की बात हुई, समा टीम की बात हुई, तो उन्होंने बताया कि धमाका बहुत ज़ोरदार था। इतना ज़ोरदार था कि मस्जिद का मेहराब वाला हिस्सा शहीद हो गया। कोशिश करेंगे इसी सिलसिले में बात भी कर सकें। ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक हमारे साथ हैं, उनसे ही मज़ीद बात करते हैं। तारिक आफाक, मुसलसल कुछ महीने से हम देख रहे हैं पेशावर में दहशतगर्दी की कुछ ऐसी कार्रवाइयां हो रही थी जो बहुत डिस्टर्बिंग थी, लेकिन ये इन 4 से 6 महीनों के दरमियान एक बहुत बड़ा वाकया रिपोर्ट हुआ है। आप तज्जिया कीजिए इस धमाके का और मजमूई सूरत हाल का। देखिए, सूरत हाल तो यही थी कि इक्का दुक्का वाकयात तो इससे पहले भी हुआ करते थे, लेकिन इनकी नौयत इतनी शदीद नहीं थी जितनी शिद्दत का धमाका आज पेशावर में हुआ, और वो भी पुलिस लाइन की मस्जिद में। और एक ऐसे वक्त में जब लोग ज़ोहर की नमाज के लिए जमात खड़ी हो रही थी, और जब मौलाना जो है इमाम थे, जो इस वाक़े में खुद भी जो है जानबाज हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, तो उन्होंने जैसे अल्लाह अकबर कहा, इसके साथ ही जो है धमाका हो गया। तो उस धमाके के नतीजे में अभी तक तकरीबन 33 अफराद वो शहीद हो चुके हैं और 147 के करीब जो है वो जख्मी हैं। और शुहदा की तादाद में यकीनन इजाफा इसलिए भी मुमकिन है कि अभी जो हिस्सा मुनहदिम हो चुका है, जो शहीद हो चुका है जो अस्पताल का, तो वहाँ के नीचे भी, वहाँ के मलबे के नीचे भी जो है जख्मी और जो शहीद अफराद हैं उनकी तादाद है वो मौजूद हैं, और उससे उनकी तादाद में इजाफा होगा। जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है कि आज के धमाका जो ना, तो यकीनन ये हमारे सिक्योरिटी इदारों की और हमारे पुलिस के जो कारकर्दगी है उस पर एक सवालिया निशान इस हवाले से है कि ये रेड जोन है। पेशावर का सबसे हसास तरीन इलाके है। उस हसास तरीन इलाके के अंदर अगर इस किस्म का वाक़या होता है तो ये यकीनन एक सवालिया निशान है कि जो हमारे सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर भी उठता है और हमारी पुलिस की कारकर्दगी पर भी उठता है। इससे पहले भी यह था कि जब से तालिबान ने हुकूमत के साथ जो जंगबंदी और फायरबंदी थी, जंगबंदी उसका खात्मे का ऐलान किया था, तो उसके बाद से यहाँ पे पुलिस पर हमले होते थे और पुलिस को टारगेट किया जाता था, धमाके भी होते थे, उनको टारगेट किलिंग भी उनकी हो रही थी। लेकिन आज के धमाके जो ना अगर हम हैं तो ये बिल्कुल वो क्लाइमेक्स है, ये तो बिल्कुल वो नुक्ते उरूज है कि एक ऐसी जगह पे कि जहाँ पे पुलिस का हेडक्वार्टर है, उसके अंदर अमन दुश्मन घुसते हैं और वहाँ पे ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। आप बात भी मुकम्मल करें तारिक आफाक, साथ में हमें ये भी बताएं, ये वजीर आजम का फौरी तौर पर पहुँचना, इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं और अब आगे कैसे चला जाए, क्योंकि सूबे की सियासी सूरत हाल भी आपके सामने है और अमन सबसे पहले, इसके लिए फौरी तौर पर बड़े फैसले करने होंगे, तो अब खबरें क्या आ रही हैं इस बारे में? देखिए, यकीनन इसी धमाके की नौयत और शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वज़ीर आज़म को भी पेशावर आना पड़ा, उनके साथ जो ना आर्मी चीफ को भी पेशावर आना पड़ा, यहाँ पे कोर कमांडर, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी, यहाँ के IGP, ये तमाम लोग अब तो एक ही उनकी बैठक होगी, एक नशिस्त होगी जिसमें तमाम अवामिल का जायजा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9-9.5 साल तक तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसमें 5 साल की जो दूसरा दौर था उससे हमने देखा था कि हुकूमत ने, अब मुझे नहीं अंदाजा कि ये दानिशा तौर पर उन्होंने किया था या उनकी नहली थी, उन्होंने अमन अमान की सूरत हाल की तरफ वो तवज्जो नहीं दी जो जिसकी जरूरत थी, वरना उन्होंने किसी संजीदा तर्ज अमल का इज़हार किया है, मुजाहरा किया है। यहाँ पे इक्का दुक्का वाक़यात होते थे, उससे पहले स्वाद में भी हुआ था, वहाँ पर भी लोग उठ खड़े हुए, सब वहाँ के दूसरे इलाकों में भी अवामी रद्द अमल जब सामने आया तो उसके बाद से जो ना
इनकी तरफ से थोड़ी बहुत कार्रवाइयाँ नजर आना शुरू हो गई थी। लेकिन इस वक्त जो दहशतगर्द जिनका हमने सफाया किया था और जिनको यहाँ पे कदम जमाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी खैबर पख्तूनख्वा में, अब वो खैबर पख्तूनख्वा में हर जगह पे बड़े धड़ल्ले के साथ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और उनके बिल्कुल तारिक साहब, इसी वजह से ये बिगड़ती सूरत हाल पर हिकमत अमली बनाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फौरी तौर पर पेशावर भी पहुंचे। अपने नाज़रीन को हम ये भी अपडेट देते चले कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा हैं। आर्मी चीफ ने भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ ज़ख्मियों की अयादत की है। जो मनाज़र हम आपको दिखा रहे थे अब से कुछ देर कबल भी लेडी रीडिंग अस्पताल के पेशावर के, जहां पर सबसे बड़ी तादाद में ज़ख्मियों को मुंतकिल किया गया था, वहां पर वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफाकी वज़रा भी हैं और साथ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा दौरा किया है इस अस्पताल का, जहां पर बड़ी तादाद ज़ख्मियों की मौजूद है जो कि ज़ेर इलाज है। आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ ज़ख्मियों की अयादत की है। वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। अब से कुछ देर कबल के ये मनाज़र हैं जो हम आपको समा की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो तारिक आफाक साहब, अब जरा इसके बारे में भी बताइए। दहशतगर्दी का वार होता है पेशावर पर, वहाँ वज़ीर-ए-आज़म भी पहुँचते हैं पहली फुर्सत में, वहाँ आर्मी चीफ भी पहुँच जाते हैं, तो फिर अब मजमूई सूरत हाल को कंट्रोल करना ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर अब तवक्को क्या रखी जाए, ये एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, खबर इस हवाले से किरण सबसे अहम खबर और जिसमें जो ना सबसे अच्छे जो शगुन मुझे नजर आ रहे हैं वो ये कि पहली बार ऐसा हुआ कि संजीदगी नजर आ रही है। इससे पहले तो यह था कि सियासी इख्तलाफात की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की जो साबिक हुकूमत थी यहाँ PTI की, वो और मरकज के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तलाफात थी और बहुत ज्यादा दूरियां थी। लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि निगरान हुकूमत जब से आई है यहाँ पे तो खैबर पख्तूनख्वा में और आज ये धमाका भी हो गया था, तो उसके बाद से उन्होंने इस जरूरत को भी महसूस किया है और संजीदा तर्जमन से मुजाहरा भी हो रहा है। अगर यहाँ पे सिपह सलार भी पेशावर में, आर्मी चीफ भी, वज़ीर-ए-आज़म भी पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है वो भी पेशावर में यहाँ पे बैठी है, तो ये कहने उन तमाम अवामिल के जायजे लीजिए, उन तमाम मुहर्रिकात को होगी जिसकी वजह से हम नौवान की सूरत हाल जिसमें निहत पर पहुंची है और उसके तदारुक के लिए जो है यकीनन फिर कोई लाहमल तैयार किया जाएगा जो हमारे साथ इस मीटिंग के इख्तिताम पर कुछ शेयर भी किया जाएगा और उसमें ऐलानात भी होंगे। मैं इसके ऊपर जरूर आपसे सवाल पूछूंगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन मुझे जरा जल्दी से ये बताइए कि जहां पर लोग दहशतगर्दी से मुतासर हों, अभी 4 या 5 घंटे पहले का ये वाकया है, वहां पर मुल्क के बड़ों का पहुंच जाना, ये उन लोगों के लिए कि जो इस धमाके से, इस दहशतगर्दी से डायरेक्टली मुतासर हुए हैं, या उस शहर के लोगों के लिए ये कितनी तसल्ली की बात होती है, कितने सुकून की बात होती है? देखिए, यकीनन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए जो ना ये तो है ना कि पहली बार उनको ये महसूस हो रहा है कि अगर कोई ऐसी आफत आई है और ऐसा नासूर जिसका जो नाम का 20 साल से जो ना 23 साल से हम उसका मुकाबला करते आ रहे हैं, अगर उसने दोबारा से अवसर उठाया है तो पहली बार ये भी है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी पेशावर पहुंचे हैं, आर्मी चीफ भी पेशावर पहुंचे हैं, तो उनको जो ना एक अपनीयत का एहसास भी हुआ और उनको ये तसल्ली भी हो चुकी है कि ऐसा नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अकेले जो ना इस नासूर का मुकाबला कर रही है, बल्कि वफाकी हुकूमत भी साथ हैं, तमाम इदारे भी उनके साथ हैं। और ये नासूर वैसे भी जो ना किसी एक हुकूमत या किसी एक इदारे का काम नहीं है इसका तलब करना और इसके खिलाफ जो है ना वो किसी एक वहाँ ये कोऑर्डिनेटेड वो एफर्ट्स होंगी, मजबूत कोशिशें होंगी, तमाम इदारे मिलकर बाहम मिलकर इसके तदारुक के लिए आगे आएंगे। तो मेरे ख्याल से इसका मुजाहरा हमें कैसे हो पाएगा? एक तो ये कि सूबे की पुलिस को मजीद स्ट्रेंथन किया जाए, उनकी सलाहियत को बढ़ाया जाए। आप अगर हमें बता सके थोड़ा सा कि ये पुलिस के इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं, वो डायरेक्टली किस तरह से इन चीजों को देख सकते हैं, क्या क्या हो सकता है इसके तदारुक के लिए? जी किरण, इसमें देखें, सबसे पहले तो आपने देखना होगा अपनी बार्डर सिक्योरिटी पे, बार्डर से जो ना अगर दखल अंदाजी होती है तो कहाँ से होती है, कैसे होती है। फिर उसके बाद जो ना अपने इंटेलिजेंस बुनियाद पे उनकी जो फैसिलिटेटर्स है, जो उनका नेटवर्क यहाँ पे फैले हुआ है, उन पे हाथ डालना होगा। फिर उसके बाद जो ना अपने पुलिस को स्ट्रेंथन करना है, यहाँ की सिटी जो ना उनको वसाइल भी देने हैं, उनको मजबूत और मुस्तहकम भी आपने बनाना है, उनको जदीद हथियार भी देने हैं, क्योंकि इस वक्त जो दहशतगर्द हैं उनके पास जदीद किस किस्म का असला है। अफगानिस्तान से अगर अमेरिका चले गए तो वो तमाम के तमाम हथियार जो है दहशतगर्दों के हाथ लग गए, तो वही हथियार यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क के दीगर हिस्सों में इस्तेमाल हो रहे हैं और जिसका जो ना मुकाबला करने के लिए हमारे पास वो वसाइल नहीं है, हमारे पास वो हथियार नहीं है। तो ये तमाम वो अवामिल हैं। बिल्कुल, CTD हो, पुलिस हो, उनको सहूलियात फराहम करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, उनके स्ट्रक्चर को बेहतर करना ज़रूरी है और साथ में एक नेशनल कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया तारिक आफाक साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं इस अहम मामले पर, ख़ासतौर पर जो अफसोसनाक वाक़या आज हम सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं। इस पर मज़ीद बात भी करेंगे, अपने नाज़रीन को अपडेट भी करेंगे। अभी एक बार फिर आपको आगाह कर रहे हैं, पेशावर में नमाज ज़ोहर के दौरान दहशतगर्दी के हवाले से पुलिस लाइन की मस्जिद धमाके से लरज़ उठी और 33 नमाजी इसमें शहीद हुए, जबकि अभी भी ये बताया जा रहा है कि
100 से ज़ायद ऐसे ज़ख्मी हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। शिनाख्त का अमल भी जारी है। साथ साथ रिकत आमेज़ मनाजिर थे जब मैयतें लवाहिकीन के हवाले की जा रही थी। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं किरण के इस वक्त जो स्पॉट है, जो मस्जिद है जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मुनहदम हो गया, वहाँ पर अभी भी रेस्क्यू का काम जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जो खदशा जाहिर किया जा रहा था मलबे तले कुछ अफराद के दबे होने का, उस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके ताकि उन जख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। पेशावर की मस्जिद में खुद कुछ धमाका होता है, उसके बाद में अब हम 2 हिस्सों से आपको खबरें दे रहे हैं, एक स्पॉट से धमाके के मकाम से, दूसरा अस्पताल से, जिसका शाहजेब ने भी बताया कि वहाँ पर इंतहाई जज्बाती, इंतहाई रिक़्क़त-आमेज़ मनाजिर थे। जिस दिल रखने वाले लोग जो है ना वो दिल पकड़ कर रह जाए, ऐसे मनाजिर थे। तो स्पॉट पर भी कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर लोगों को निकाला जा सके। अभी भी जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये अंदाज़ा है कि 4 से 5 नमाजी अंदर मौजूद हो सकते हैं। बिल्कुल किरण, इसी बारे में जान भी लेते हैं। कमिश्नर पेशावर रियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। रियाज साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। रियाज साहब, इस वक्त की क्या सूरत हाल है? क्योंकि जब हमारी बात हो रही थी रेस्क्यू तर्जुमान से तो वो कह रहे थे कि अभी भी ऑपरेशन जारी है, कोशिश की जा रही है लोगों को निकालने के लिए, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। क्या अभी भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन और मलबा हटाने का काम इस वक्त भी मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल जी, आपने सही कहा, क्योंकि पूरी मस्जिद की जो छत है वो जमीन बेस हो गई है और उसको हम क्लियर कर लें। लेकिन जो पॉजिटिव चीज है, जो अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि हमें एक्सेस मिल गया। मतलब वो जो छत, जो गिरी हुई छत है उसके नीचे से हमें एक्सेस मिल गया है, तो उससे हम जो है हमने लोगों को भी निकाला है और जो है वो रेस्क्यू जो हमारी एफर्ट्स हैं वो अभी भी ऑन ग्राउंड है, हमारी टीमें उधर मौजूद है। अब इस वक्त रियाज साहब, अगर तो अभी भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कुछ लोग मलबे तले दबे हो सकते हैं, तो ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि अब तकरीबन 7 घंटे गुजर चुके हैं। तो कितना जरूरी है इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करना? देखें जी, यहाँ पे ना मशीनरी की कमी है, मतलब जिस तरीके से डिफिटिंग रिस्पांस गवर्नमेंट ने, हमारे रेस्क्यू 1112 ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी की इंजीनियरिंग कोर, जो मशीनरी है या जवान है, सारे मौके पर मौजूद हैं और जो भी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है वो सारी एफर्ट्स उधर ऑन ग्राउंड जारी हैं। एक्सेस हमें मिल गया है, जो मलबे के नीचे लोग थे उसमें वो हम काफी हम निकाल चुके हैं और निकाल भी रहे हैं। और जो है तो मैं कम से कम खुद कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। पूरे ऑपरेशन को मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं खुद मौके पर मौजूद हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, ऑपरेशन के हवाले से कोई ऐसी चीज, कोई ना मशीनरी की सूरत में और ना किसी और एक्सपर्टीज की सूरत में करनी है। कमिश्नर साहब, ये फरमाइएगा कि अब आप मजमूई तौर पे सिक्योरिटी पूरे शहर की, इसके लिए क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि अब आप लोगों को थोड़ा सा और इस मामले को ध्यान से देखना पड़ेगा। बिल्कुल जी, आपने ठीक कहा है। सिक्योरिटी तो ऑलरेडी बड़ी स्ट्रांगली इन प्लेस है, लेकिन आपको पता है कि बॉर्डर के हालात की वजह से हमारे मुल्क में और बिलखसूस हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में इस तरीके से वाक़यात हो रहे हैं और पहले तो बहुत ज्यादा होते थे। तो इसमें अभी जो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो चाहे पुलिस की हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या हमारी आर्मी की जो इंटेलिजेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो काफी मुतारिक हैं। और आपको पता भी होगा कि अभी हाल ही में काफी हमने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको हमने अनअर्थ किया है और उनको हमने न्यूट्रलाइज किया है और यही वजह है कि वाकयात में काफी हद तक कमी भी आई है। और आपके मुताबिक इस वक्त कोशिश ये भी की जा रही है कि शहर की सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया जाए ताकि ऐसे अफसोसनाक वाकयात से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, कमिश्नर पेशावर हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हमें ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं। हारिस नवाज साहब, इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया आज पेशावर का धमाका जिसमें बहुत बड़ी तादाद जख्मी भी हुई है, शहादतें भी हुई हैं, ये नई लहर दहशत गर्दी की कितनी खतरनाक साबित हो सकती है पाकिस्तान के लिए? देखें, ये बहुत खतरनाक इसलिए भी है कि जब मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, सियासी गैर इस्तेकाम होता है, तो उसको वक्त भी ये कुव्वतें फ़ायदा उठाती हैं। और जिस तरीके से अब हो रहे हैं, इसके लिए बड़ा एक जामिया प्रोग्राम की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के इसका एक प्रॉपर मुश्तरका लय अमल बनाना चाहिए ताकि इसको दोबारा ख़त्म करें। जैसे जब APS के बच्चों की शहादत हुई थी, अगर आपको याद हो,
तो उस वक्त एक APC हुई थी, अब इसी तरह की APC करें, उसमें बैठे और तमाम चीज़ों को डिस्कस करें, ताकि इस वक्त जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, आप जब तक इस मसले को हल नहीं कर सकते। मुसल्लह अफवाज 24 घंटे जो है वो लड़ाई ये कर रहे हैं इनके खिलाफ, बैटल हार्डन भी हैं, फुली ट्रेंड भी हैं, बट द प्रॉब्लम इज वी नीड नेशनल कंसेंसस। आप नेशनल एक्शन प्लान को क्यों नहीं फाल करते? जब उसमें आपने नेक्टर को क्यों नहीं फाल कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं देते हैं, बिठाते हैं और वहाँ पर उनके अंदर सारी चीज़ें करें, तो फिर ये बातें होंगी। तो दैट इज़ द रीज़न आई से कि ये जब होगा तो उसका हल होगा इस तरह। और फिर सेफ सिटी जो हमने बनानी थी, कि हमने डिसाइड किया था कि हमें पूरे जो लैब के कैमराज होते हैं वो लगाए जाते हैं, तो उससे भी होता है कि आपको पता चलता है मुजरिम कहाँ से आया, किधर गया, कहाँ पहुँच गया, वो भी हमें नहीं पता होता। तो ये चीज़ें अब हम करेंगे तो हल होगा। आई थिंक इसके लिए अब हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और मुसल्लह फौज या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ले जाए इस पॉइंट को, वहाँ डिस्कस करें और कोई मुश्तरका लाहमल बताएं। इस वक्त हर एक कोई इकॉनमी की बात कर रहा है, कोई इलेक्शन की बात कर रहा है, कोई लेट इलेक्शन की बात कर रहा है, जिससे ये ऐसे लोग टीटीपी वाले फायदा उठा रहे हैं। हम सबसे पहले इसके लिए मिल बैठना होगा, काम करना होगा। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ थे, इस बारे में बात कर रहे थे। APS का भी आपने हवाला दिया जिसे बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने के केस में फवाद चौधरी को जिला अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बाबा रवान मुखालफत करते रह गए। खुद फवाद चौधरी की 6 रोज़ में सिर्फ 2.5 घंटे की नींद होने की शिकायत, सख्त सर्दी में गाड़ी के पीछे डाले में बिठाने का शिकवा भी करते रहे। इस्लामाबाद से आदिल तनूली की रिपोर्ट में देखिए। इलेक्शन कमीशन को धमकाने के केस में इलाका मजिस्ट्रेट ने फवाद चौधरी का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। फवाद चौधरी को लाहौर से वापस लाकर जिलाई अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने फवाद चौधरी का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन के वकील का तायद से गुरेज, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने सिर्फ मुल्जिम का फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना था जो हो चुका। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने दलाइल में कहा फवाद चौधरी का मोबाइल, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस बरामद करना अभी बाकी हैं। मुल्जिम के वकील बाबा रवान ने मुखालफत करते हुए कहा फवाद चौधरी अपने बयान का इकरार करके डटे हुए हैं। प्रोसिक्यूशन ने मजाक बना लिया। मालूम नहीं कौन सा लैपटॉप बरामद करना चाहती है और किसको खुश करना चाहती है। अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया तो बाबा रवान एतराज करते रह गए कि जुडिशल रिमांड भी रिमांड ही कहलाता है। अदालत से फवाद चौधरी ने शिकवा किया कि 6 रोज में इनके सिर्फ 2.5 घंटे नींद हो सकी। बताया अब मुंह पर कपड़ा तो नहीं डाला गया, लेकिन सख्त सर्दी में गाड़ी के पीछे डाले में बिठाकर लाया गया। रावलपिंडी में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की सरकारी इमलाक पर नाजायज काबिजीन के खिलाफ कार्रवाई। मशहूर लाल हवेली से जुड़े 7 यूनिट्स को सील कर दिया गया। शेख रशीद ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू कर लिया। अदालत ने 7 यूनिट्स डीसील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को 15 दिन में मामला हल करने की हिदायत के साथ शेख रशीद की दरखास्त निपटा दी गई। जंजुआ रिपोर्ट करेंगे। शेख रशीद को बड़ा धचका। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने लाल हवेली से जुड़े 7 प्रॉपर्टी यूनिट्स पर ताला डाल दिया। कदीम हवेली के सील किए गए हिस्सों में दुकान और स्कूल भी शामिल है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की टीम पुलिस नफरी के हमरा सुबह सवेरे पहुंची और लाल हवेली के मुख्तलिफ यूनिट्स को सील कर दिया। बोर्ड के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने समा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कार्रवाई को कानून के ऐन मुताबिक करार दिया। ये तो 95 से चल रही है चीजें। नोटिस प्रासे 2016-17 में भी ये कार्रवाई, उस टाइम ये स्टे हो गया था, अब कोई स्टे नहीं था कहीं भी, तो हमने कानून के मुताबिक की है। हवेली सील होने के बाद शेख रशीद ने खूब बढ़के मारी और हुकूमत को धमकाया भी। हमें अपनी जाती जायदाद में दखल अंदाजी का दिफा करने का हक हासिल है। आओ गिराओ, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा तुम्हारी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की कार्रवाई के खिलाफ शेख रशीद लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच पहुंच गए। अदालत ने दरखास्त निपटाते हुए 7 यूनिट्स डी सील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के मुताबिक लाल हवेली की बलाई मंजिल सील नहीं की गई, क्योंकि शेख रशीद का दावा है कि उसकी रजिस्ट्री उनके नाम है। अदालत ने बोर्ड को ये मामला 15 दिन में हल करने की हिदायत कर दी। और अब आपको बताएं, इमरान खान का आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश करने का इल्ज़ाम। साबिक सदर ने चेयरमैन PTI को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। इस्लामाबाद से शाकिर सोलंकी रिपोर्ट कर रहे हैं। पता चला कि मुझे कत्ल करने की साजिश हुई है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। आसिफ जरदारी से जान को खतरे का बयान इमरान खान को महंगा पड़ गया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने 10 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इल्जाम बेबुनियाद करार, इससे खून खराबे का खदशा भी जाहिर किया।
फारूक एच नायक के जरिए भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि 27 जनवरी को इमरान खान ने कौमी मीडिया पर इल्जाम लगाया कि आसिफ जरदारी ने उनके कत्ल का मंसूबा बनाया है, जो सरासर बुहतान है। इमरान खान के पास अगर ठोस सबूत हैं तो सामने लाएं या 14 दिन में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर आकर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगें। मुआफ़ी न मांगने की सूरत में पाकिस्तान और इंग्लैंड में 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। PTI चेयरमैन ने इल्जाम आयद किया था कि शहबाज शरीफ ने पानामा लीक्स पर खामोश रहने के लिए रकम की पेशकश की थी। ये केस सेशन कोर्ट लाहौर में ज़ेर समात है। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।